गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 से पाठ 3 रीढ़ की हड्डी, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी आप सभी को पता है, हमारी जो बैकबोन होती है उसके लिए बोला जाता है रीढ़ की हड्डी। ये जो पाठ है आपका रीढ़ की हड्डी, ये जो है एक एकांकी है। ये एक कमरे में ही पाठ जो है प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में जो है देश की जो है सामाजिक बुराई के बारे में जो है हमें पता चलता है कि हमारे देश में जो है लड़कियों के विवाह को लेकर कितनी समस्या उत्पन्न होती है, उनको क्या क्या करना पड़ता है। पहले के समय में जो है और भी ज़्यादा दिक्कतें आती थी। तो यानी कि ये जो पाठ है एक सामाजिक समस्या पर जो है आघात करता है, और उसमें जो है पता चलता है हमें कि कितनी परेशानी होती है और क्या क्या कई बार लड़की के माँ बाप को करना पड़ता है या लड़की को करना पड़ता है। दहेज के लिए कई बार लड़कियों को परेशान किया जाता है, पढ़ाई लिखाई के लिए लड़कियों को परेशान किया जाता है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों उनको आगे नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको बिल्कुल पढ़ाना ही नहीं चाहिए, स्कूल ही नहीं भेजना चाहिए, घर में रखना चाहिए। और लड़कों के लिए जो है ऐसा कुछ नहीं था, उनको वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो सब जो है सही था, लेकिन लड़कियों के लिए जो है सब बेकार था। शादी हो भी गई तो उनको दहेज के लिए जला देना, मार देना, और भी जो है उनको ताने कसते रहना, उनको हर समय जो है सुनाते ही रहना। तो आपका ये जो एकांकी है, ये लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामास्वरूप उनका नौकर, एक तो है रामास्वरूप उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खिला गया है। एक बार फिर से देखेंगे कि इसमें कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरा एकांकी जो है एक कमरे में ही बनाया गया है, एक कमरे में ही जो है सारा खेल खेला गया है। एक कमरे को जो है बहुत अच्छे से सजा दिया गया है और उस कमरे में ही इस एकांकी को बताया गया है। तो ये सामाजिक, ये जो कथा है, एकांकी है, ये एक सामाजिक व्यंग है। इसके जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, और जो कि एक उमा जो है एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, और उमा के विवाह के संबंध में लिखा गया है कि एक सामान्य नागरिक राम स्वरूप की पुत्री बीए तथा शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। वह मतलब वो एक लड़की है, उसने बीए तक शिक्षा प्राप्त कर ली है, वह कॉलेज छात्रावास में रह चुकी है। वह विचारों से बहुत सीधी किंतु सिद्धांतों के कटु समर्थक है। इसी कारण वह ऐसे लड़के के पिता की आलोचना करती है जो स्त्री शिक्षा के विरोधी है। गोपाल प्रसाद का लड़का शंकर लखनऊ मेडिकल कॉलेज का छात्र है, जो प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक बार अवश्य फेल होता है। वह लड़कियों के छात्रावास का चक्कर लगाता है, जिसके कारण कई बार पीटा भी जा चुका है। तो जो व्यंग है ये इसी बात पर निर्धारित है कि जो लड़कियों की शिक्षा है, लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए। और जो गोपाल प्रसाद होते हैं वो हमेशा जो है लड़कियों की शिक्षा की आलोचना करते रहते हैं। इसीलिए जो है राम स्वरूप ने जो है अपनी पुत्री के बारे में उनसे ये बात छुपा कर रखी थी कि उनकी जो पुत्री है उसने बीए कर रखा है, और वो सिर्फ उनको ये बताते हैं कि वो 10वीं पास है और उसने आगे की हमने उसे पढ़ाई नहीं करवाई है। तो देखिए कितनी गलत बात है कि आप जो है शिक्षा के लिए मना कर रहे हैं, किसी को पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसके लिए जो है आपको परेशानी हो रही है कि लड़कियों को क्यों पढ़ाया जा रहा है। एकांकी का कथानक समाज में फैली एक मिथ्या धारणा का उद्घाटन है। समाज में ऐसे अनेक पिता हैं जो अपनी पुत्री की योग्यता को छिपाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। रामस्वरूप ऐसे ही लोगों का प्रतिनिधि है। लड़के के पिता गोपाल प्रसाद लड़की को जो है एक हीन भावना से देखते हैं, उसको ऐसे ही समझते हैं कि बेकार है लड़की, उसको ज़्यादा पढ़ाया लिखा नहीं जाना चाहिए। तो जो लड़की है उसकी जो तालमेल है वो जो है उसको एक भेड़ बकरियों की तरह जो है उसको समझते हैं। उनका जो उनकी नज़र में जो लड़कियां हैं वो भेड़ बकरी के समान है। जो गोपाल प्रसाद होते हैं वो जो है लड़कियों को जानवरों की तरह समझते थे कि बस एक ऐसे ही है, जैसे जानवर हम घर में रख लेते हैं, लड़कियां भी जो है ऐसे ही होती हैं, और उन्हीं के समान जो है उनका तोल मोल करते रहती थी। लेकिन अपने लड़के की जो है रीढ़ की हड्डी के टूटने का पता ही नहीं था उन्हें कि उमा द्वारा साहसपूर्वक
पूर्ण जब भंडाफोड़ किया गया तब उनकी जो है बोलती बंद हो गई और वो चुप हो गए और कुछ भी बोल नहीं पाए। तो एकांकी का प्राण उमा के विवाह के लिए आने वाले गोपाल, उनके पुत्र शंकर तथा उमा के पिता रामस्वरूप जी का आपसी संवाद है। रामस्वरूप अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। जब उमा पान लेकर बैठक में आती है तो उसकी आंखों पर जो है सुनहरा चश्मा देखकर गोपाल चौंक पड़ते हैं। कई बार कि आग्रह के बाद उमा मुंह खोलती है और लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह मानने वाले गोपाल प्रसाद को आड़े हाथों लेती है। जब गोपाल प्रसाद अपनी बेइज्जती का हंगामा करना चाहते हैं तो वे उनके पुत्र शंकर का लड़कियों के छात्रावास में जाकर चक्कर काटने की बात का पोल खोल देती है। वह कहती है कि शंकर महोदय फरवरी माह में छात्रावास के इर्द गिर्द घूमने के कारण बुरी तरह से पीटे गए थे, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। वह बड़ी मुश्किल से नौकरानी के पैरों पकड़कर जान बचा। गोपाल प्रसाद जो है जब उमा से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमें जो है पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए। जो उनकी बातें सुनकर जो है उमा को गुस्सा आ जाता है और वो जो है बहुत देर तक सुन रही होती है। तो उसको चश्मा इसलिए लगवाना पड़ता है, वो चश्मा लगा के आती है क्योंकि उसकी आँख में जो है कुछ समय पहले जो है थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, जिसके कारण जो है उसको चश्मा उसने लगाया होता है क्योंकि ऑपरेशन किया होता है तो उसकी आँखों में चश्मा लगा होता है। और वो जो है आती है और जब वो आके तख़्त पे बैठ जाती है तो गोपाल प्रसाद उससे अनेक प्रकार के सवाल करते रहते हैं। उसके गाने बजाने के संबंध में पूछते हैं। मीरा एक गीत गाती है, उसके पश्चात गोपाल प्रसाद उससे फिर पूछते हैं कि सिलाई कढ़ाई आती है कि नहीं आती है। वह ये सब उसे जो है उमा को ये सब अच्छा नहीं लगता। बार बार उससे अनेकों सवाल किए जाते हैं, वो कोई उत्तर नहीं देती। उमा शंकर की पोल खोलते हुए वहाँ से इनकार कर देती। उमा जो है जब गोपाल प्रसाद की बातों से परेशान हो जाती है तो वो जो है अपना मुंह खोलती है और जो है शंकर की जो है सारी पोल खोल देती है कि किस प्रकार से जो है वो उसकी पिटाई हुई थी छात्रावास में, लड़कियों के छात्रावास में। उमा जो है दृढ़ता से कहती है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है और पसंद आएगी तो अच्छा, वरना। पिता से इतना कहने के पश्चात गोपाल प्रसाद और शंकर को सुनाती हुई कहती है, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी को कहाँ गए थे, क्या हुआ था और क्यों भाग गए थे, क्यों जो है इनकी जो है पिटाई की गई थी और क्या कर रहे थे ये लड़कियों के छात्रावास में। तो फिर जो है जैसे ही वो बोलती है तो वैसे ही गोपाल प्रसाद जो है अपने बेटे की बात को वो करते हुए कहते हैं कि आपने जो है हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि आपकी लड़की जो है बीए पास है। और वो उठकर गुस्से में जाने लगते हैं। उमा के पिता कहते हैं उनकी लड़की को मैट्रिक, क्योंकि जो उमा के पिता होते हैं उन्होंने अपनी लड़की को केवल जो है 10वीं पास बताया होता है। लेकिन जैसे ही गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वो जो है बीए पास है तो उठकर वो जाने लगते हैं। तब जो है उमा उन पर हंसती हुई कहती है, व्यंग करती हुई कहती है, हाँ हाँ जाइए जाइए, लेकिन जब जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्यों टूटी थी, ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण जो उसकी बैकबोन को चोट आ गई थी और वो टूट गई थी। तो गोपाल प्रसाद जो है क्रोध में चले जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोल पाते। उमा जो है उन्हें खरी खरी बातों से उनको सुनाती रहती है। उनका चेहरा जो है रोने वाला हो जाता है और उमा को जो है हंसी आ जाती है और उसकी सिसकियाँ जो है बंद ही नहीं होती हैं। उस समय जो है उनका जो नौकर होता है रतन, वो मक्खन लेकर आता है जैसे वह अंत में मक्खन लगाने आया हो। यही जो है इस कथा का विषय वस्तु है। तो यह जो एकांकी है ये भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है कि शीर्षक में समाज की सड़ी गली जो मानसिकता है उसको व्यक्त किया गया है, क्योंकि रीढ़ जो है शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वहीं उसको सीधा रखने में मदद करता है। समाज में आए ये विकार उस लचीलेपन पर प्रहार करते हैं और हमारा समाज जो है इन मानसिकताओं का गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाला शरीर होता है। दूसरी तरफ जो है शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, नहीं उनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर ही चलते रहते हैं। लोग समाज के ऊपर सिवाय बोझ के कुछ नहीं होते हैं, इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। ये जो हमारा जो समाज है ये केवल लड़कियों के लिए ही जो है नियम बनाता है, कानून बनाता है, लड़कों के लिए कोई नियम कानून नहीं होते हैं। इस पाठ के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि जो है
रीढ़ की हड्डी जब बैकबोन होती है तो उसी से जो है हम चल फिर सकते हैं और इंसान सीधा रहता है। तो ये जो एक बुराई है, ये भी यहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई को एक बैकबोन से नापा गया है, एक बैकबोन से उसकी जो है तुलना की गई है कि लड़कियों का जो है, लड़कियों को पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी है। तो आगे वो कहते हैं कि इस एकांकी को लिखने का जो उद्देश्य था लेखक का, कि औरतों की दशा को सुधारना व उनको जो उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना है, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना है, स्त्री को कभी अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना है, बेटियों के विवाह के समय माता पिता परेशानियों को उजागर करना और औरत को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होता है लेखक। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है, इसका शीर्षक बिल्कुल उचित है। इस एकांकी में लेखक ने समाज की रूढ़ियों पर प्रहार किया है और जो है ये एकांकी को लिखने का जो है लेखक का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है।